कल से संसद का मानसून सत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। मणिपुर के हालात, बाढ़ और महंगाई सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कुल 31 बिल पेश करने की तैयारी। एनडीए की भी बैठक खत्म। कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बाद बीजेपी के 10 विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। बीजेपी और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फटने से फैला करंट। दरोगा समेत 16 की मौत। राष्ट्रपति ने जताया दुख। पीएम ने ट्वीट कर शोकाकुल परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या मामले में घिरी राजस्थान की गहलोत सरकार। भाजपा ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से गहलोत सरकार में शासन और प्रशासन हुआ मूक दर्शक। बेंगलुरु शहर में बम धमाकों की योजना बना रहे 5 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में भी पकड़ा गया पीएफआई का मास्टर ट्रेनर याकूब। सरगना रेयान मारूफ की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करने पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सर्च अभियान जारी। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कल से फीफा महिला विश्व कप की होगी शुरुआत। 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया। पिछली 2 बार की विजेता अमेरिका की नजर खिताबी हैट्रिक पर। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद सत्र से पहले सत्ता पक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के फ्लोर लीडर शामिल हुए। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए, जबकि विपक्ष से तमाम दलों के नेताओं ने शिरकत की। विपक्ष ने मणिपुर के हालात, बाढ़, महंगाई सहित कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात कही। वहीं सत्ता पक्ष ने बैठक में बताया कि सत्र के दौरान 31 बिल विधायी एजेंडे में हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। आज भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमने ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था। तो कल से सेशन शुरू होने वाला है। इस बैकग्राउंड में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाया गया था। 34 पार्टीज एंड 44 लीडर्स अटेंड किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मणिपुर हिंसा के मामले में चर्चा कराए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है और सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ
सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने सरकार से मांग की है कि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे, ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले सदन के अंदर की रणनीति बनाने के इरादे से एनडीए की बुलाई गई बैठक। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले समेत कई एनडीए नेता शामिल हुए। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 दिनों में कुल 17 बैठकें होंगी। कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बाद बीजेपी के 10 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों को उपसभापति रुद्रप्पा लमानी पर कागज फेंकने के आरोप में विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित किया गया है। इस मामले में सुनील कुमार, आर अशोक, CN अश्वत्थ नारायण, यशपाल आनंद सुवर्णा, D वेदव्यास कामत, अरविंद बेलाड, अरागा ज्ञानेन्द्र, उमानाथ कोटियन, धीरज मुनिराजू और भरत शेट्टी वाई को निलंबित किया गया है। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के समीप करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश स्थित एम्स पहुंचाया गया। इस हादसे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी हादसे का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी से घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था बी मुरुगेशन ने बताया कि चमोली में करंट लगने के कारण कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। प्रोजेक्ट का काम चल रही है तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उसमें। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया। प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चमोली हादसे पर दुख का इजहार किया। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा, अत्यंत पीड़ादायक। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली हादसे पर दुख जताया। अमित शाह ने इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ग्राम हरमनी में
बहुत दुखद घटना घटित हुई है, बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफ़र भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राजस्थान की न्यायिक राजधानी में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार देर रात जोधपुर के ओसियां क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया। हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। बुधवार को सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई। ग्रामीणों ने जब सुबह घर से धुआं उठते देखा तो मकान के पास पहुंचे। यहां अंदर जाकर देखा तो पता चला 4 परिजनों के शव पड़े थे। एएसआई अमनाराम ने बताया कि पूनाराम, उसकी पत्नी भंवरी, बहू धापू और धापू की 6 महीने की बेटी के शव जले हुए मिले हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना करने के बाद अधिकारी भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर जिले के ओसियां में 4 लोगों की निर्मम हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जोधपुर जिले के ओसियां में, ओसियां हमारा एक टाउन भी है और एक असेंबली सेगमेंट भी है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया, बॉडी के भी टुकड़े कर दिए। एक 6 महीने की बच्ची थी, आप कल्पना कर सकते हो। 2 महिलाएं उसमें और एक पुरुष। 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है और वो कई जगह घूमती रहती है अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए, और मुख्यमंत्री जी को शर्म ही नहीं आती है। मुख्यमंत्री जी उसको कवरअप करने के लिए मैं कह रहा हूं, संवेदनाएं समाप्त हो गई है मुख्यमंत्री जी में। कहते हैं ये तो किसी और विचारधारा के लोग थे। यहां विचारधारा देखी जाती है क्या? किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो शिकायत करने पहुंची, आप विचारधारा देख रहे हो क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी गैंगरेप की घटनाएं हुई है, बलात्कार की घटनाएं हुई है दलितों पे, विशेष करके दलित महिलाओं पे, उसमें जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके पीछे भी वो कोई न कोई विचारधारा देख रहे हैं। बिहार एटीएस ने आज तड़के पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया। एटीएस ने मोतिहारी पुलिस की मदद से चकिया के बांसघाट से पीएफआई के संदिग्ध सुल्तान को गिरफ्तार किया। इसका चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते वीडियो वायरल हुआ था। उल्लेखनीय है कि एनआईए की जांच में पीएफआई के संदिग्ध गतिविधियों में भूमिका स्पष्ट होने के बाद बिहार एटीएस सुल्तान को काफ़ी दिनों से तलाश रही थी। उस्मान पीएफआई के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद
एनआईए ने केस दर्ज कर बिहार एटीएस को इसको पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद बिहार एटीएस के एसपी संजय कुमार व मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार के दिशा निर्देश में याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान खान को चकिया के बांसघाट से गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस को पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की तलाश है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल कुख्यात हेरोइन तस्कर रजी हैदर जैदी की 2 संपत्तियों को कुर्क किया। एजेंसी ने राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित 2 संपत्तियों को कुर्क किया। रजी हैदर को एनआईए ने पिछले वर्ष 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रजी हैदर अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते 102 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी के लिए मुख्य आरोपी है। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी रजी हैदर जैदी एक कुख्यात ड्रग तस्कर और आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा रजी हैदर जैदी को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी कई बार हेरोइन की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में आंध्र प्रदेश में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक सहित 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में शामिल दोनों की पहचान कर ली गई है। दोनों आरोपी भारतीय नौसेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी को लीक करने की साजिश में शामिल थे। दिल्ली के द्वारका में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पायलट और उसके पति पर 10 साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बच्ची उनके घर में मेड का काम करती थी। वहीं दूसरी ओर बच्ची को प्रताड़ित करने की खबर सुनकर आसपास के लोग भड़क गए। उन्होंने पायलट महिला और उसके पति को जमकर पीटा। आनन फानन में पहुंची पुलिस टीम ने दोनों दंपतियों को हिरासत में लिया और एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक महिला पायलट है और उसके पति भी एक एयरलाइन में काम करते हैं। उन्होंने 10 साल की लड़की को घरेलू सहायिका के रूप में रखा था। लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है। साथ ही आईपीसी की धारा 323, 324, 342 और बाल श्रम अधिनियम 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे के करीब द्वारका साउथ थाने के एरिया में एक चाइल्ड जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी घर में, उसके साथ मिसट्रीटमेंट का एक इन्फॉर्मेशन द्वारका साउथ थाने में आया। उस पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया, तो पता चला कि ये बच्ची 2 महीने से यहाँ पे एक कपल ने रखा हुआ है एज डोमेस्टिक हेल्प और उसको जो है इन्होंने मिसट्रीट किया है। कुछ इंजरीज और बर्न मार्क्स भी उस पर देखा गया। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया गया है, उसको काउंसलिंग भी कराया गया है। उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे आईपीसी के काफ़ी स्ट्रिक्ट सेक्शंस और चाइल्ड लेबर एक्ट और जेजे एक्ट के सेक्शंस लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दोनों अक्यूज्ड हस्बैंड वाइफ हैं उनको डिटेन कर लिया गया, उनको इस मुकदमे में अरेस्ट किया जा रहा है। जो लेडी है वो एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट है और जो हस्बैंड है वो दूसरे एक प्राइवेट एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ में काम कर रहा है और इसमें अभी हम फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम भतीजी लगता था गांव घर में, हम यहाँ पर ही काम करने आए हैं। बच्चा के लगा दिए कोठी में काम करने के लिए, काम उससे नहीं हुआ तो कोठी वाली मारने लगा बच्चा के, देह हाथ जला दिया। किस चीज से जला? आँख परेश से जला दिया, उसका आँख पर फोड़ दिया, चिमटा से लगा दिया। हाँ, तो हम उसको देखे बालकोनी से, तो हरगामा किए, मारते हुए देखे तो हरगामा किए। हम काम पर नहीं गए, उसको मारपीट में लग गए। आज लगातार 5वें कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड कायम किया। इस सप्ताह के तीनों दिन शेयर बाजार ऑल टाइम हाई ओपनिंग, ऑल टाइम हाई लेवल और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के ट्रिपल रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा है। आज सेंसेक्स पहली बार 67,000 अंकों के और निफ्टी 19,800 अंकों के पार जाकर बंद हुए। सेंसेक्स 302 अंक की मजबूती के साथ 67,097 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 83 अंकों की तेजी के साथ 19,835 अंकों के स्तर पर बंद होने में सफल रहा।
राजनीतिक दलों में समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। संसद में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में शिवसेना शिंदे गुट ने सत्ता पक्ष से समान नागरिक संहिता विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में ही लाने की वकालत की है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में कहा कि धारा 370 और समान नागरिक संहिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का एक सपना था। सर्वदलीय बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक को संसद के इसी सत्र में लाने पर भी चर्चा हुई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर बात करेंगे राहुल शिवाले जो शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शिवाले जी, क्या आपने क्या डिमांड किया वहाँ? आज सर्वदलीय जो बैठक थी उसमें मैंने शिवसेना की तरफ से यही प्रस्ताव रखा कि यूसीसी इस मानसून सेशन में आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और शिवसेना ने इसको पहले ही समर्थन किया है। आप सभी को पता है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसको पहले समर्थन किया और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने संकल्प लिया। तो बाला साहब ठाकरे जी के 3 सपने थे। एक 370 कलम के बारे में रद्द होना चाहिए, भव्य राम मंदिर होना चाहिए और तीसरा सपना था यूसीसी का। तो इसके पहले 2 सपने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हुए। ये तीसरा सपना भी उनके नेतृत्व में पूरा हो जाएगा, हमें विश्वास है। इसके लिए हमने आज डिमांड रखी कि यूसीसी का बिल लाना चाहिए। आपने जब डिमांड किया तो उसके बाद क्या रुख था विपक्षी पार्टियों का और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, सत्ता पक्ष के बारे में आश्वासन बोला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उनके पार्टी में और उसके बारे में सरकार के माध्यम से भूमिका स्पष्ट करेंगे। विपक्ष का यही कहना था कि इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। माइनॉरिटी के बारे में उनके विभिन्न प्रश्न थे, उसकी क्लियरिटी होने के बाद हम हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल शिवाले जो शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता जो विधेयक है उसको संसद के इसी सत्र में लाने की बात की है और उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे का ये सपना था। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही G20 की बैठकों के जरिए भारत अपनी कला और संस्कृति की विविधताओं को भी वैश्विक मंच देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लक्ष्य पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। इस कड़ी में इंदौर में आयोजित G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के दौरान भी एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें न सिर्फ भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार के उपक्रमों को भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला। प्रदर्शनी में रखे गए उत्पादों की खरीद पर विदेशी मेहमानों को विशेष छूट भी दी जा रही है। यहाँ पर हमने जितने भी देश में आदिवासी हैं उन लोगों को ट्राइफेड के अंतर्गत हमने इम्पैनल कर रखा है। हम उन्हीं लोगों से प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेते हैं और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। हमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 500 से ज़्यादा हमारे पास इम्पैनल्ड आर्टिजन्स हैं, आदिवासी इम्पैनल्ड आर्टिजन्स हैं। यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स रखे हैं, अगर मध्य प्रदेश की देखें तो हमारे पास टेक्सटाइल में महेश्वरी है, चंदेरी है और बाग है। अगर आप झाबुआ डॉल्स हैं, हमारे पास डोकरा आर्ट है। हम लोग नारियल के छिलके को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और नारियल के छिलका है नेचुरल प्राकृतिक रेशा है, जिनसे हम लोग कॉयर, डोर मैट्स, मैटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बना रहे हैं, जिनसे महिलाओं को उद्योजकता मिल रही है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये बाहर गांव तक पहुंचे, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और हमारी जो महिलाएं हैं जो गरीब घर से आते हैं तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और उनका लाइफस्टाइल है वो बढ़ेगा। G20 की बैठक चल रही सर, मुझे इसमें लाइट डेमो के लिए बुलाया गया है। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जो विदेश से सारे जो 56 देशों से आए हैं मैं उनको सबको अपनी कला के बारे में बता सकूं कि यह कला हमारे इंदौर शहर में इंडिया में होती है और ये कला आगे तक जाए, इसके ही प्रयास है। इसको बाटिक प्रिंट बोलते हैं और मैं इस पर नेचुरल डाई इंडिको पे कर रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में इस महीने डेंगू के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। इस महीने के डेंगू के मामलों ने बीते 6 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सिर्फ जुलाई के महीने में अब तक 41 मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो मामले और बढ़ेंगे।
बीते 10 दिनों से दिल्ली में हो रही बरसात, जल जमाव और घर में साफ पानी इकट्ठा करना दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। ये सभी परिस्थितियां मच्छर और जल जनित बीमारियों को न्योता दे रही हैं। जल जमाव के कारण जुलाई के महीने में अब तक डेंगू के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले जुलाई महीने में ही डेंगू के 41 मामले सामने आए हैं। पूरे साल में अब तक डेंगू के 163 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 वर्षों में इस अवधि तक में सबसे ज्यादा हैं। पिछले वर्षों की इसी अवधि में दिल्ली में 2022 में 158 मामले, 2021 में 40 मामले, 2020 में 28 मामले, 2019 में 32 मामले और 2018 में 43 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के हमारे पास आज 5 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और 3 अडल्ट हैं। और हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से जब से ये दिल्ली में फ्लडिंग हुआ है, बाढ़ का पानी आया है, उसके बाद जो संख्या है वो बढ़ी है। और अभी तक जनवरी से अभी तक की बात करें हमारे लोकनायक में तो 60 के लगभग पेशेंट डेंगू के हमारे यहाँ एडमिट हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि डेंगू के इस बार जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उसमें जो मोर्टेलिटी है या फर्टिलिटी है वो नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स माइल्ड से मॉडरेट सीवियरिटी के हैं और सारे पेशेंट जो हैं रिकवर होकर जा रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में इस महीने अस्पतालों में मरीज बढ़े हैं। ज्यादातर लोग आसानी से ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों भारी बारिश और जल जमाव के कारण दिल्ली में जो स्थिति है उसने डेंगू के खतरे को और बढ़ा दिया है। काफ़ी सारी जगह पे लोगों की छत पे और लोगों के घरों में साफ पानी, जो बारिश का पानी है, वो साफ पानी भी घरों में इकट्ठा हुआ है और इससे जो मॉस्किटो का लार्वा है वो तेज़ी से पनपेगा और आने वाले कुछ सप्ताह में निश्चित रूप से डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। राजधानी के कई हिस्सों में भारी जल जमाव की स्थिति है, जो मच्छरों के प्रजनन और बढ़ने के लिहाज से काफी उपयुक्त हो सकती है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले महीनों में डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं। इसके बचाव के लिए जरूरी है कि सभी लोग मच्छरों के काटने से बचाव करें। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। आज यहाँ विश्व के हर देश से प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं। भारत